नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार बुशरा खानम ने आज अपने कार्यक्रम नजर और नजरिया में टीवी लाइव पर वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार और पूर्व सांसद शाहिद सिद्दीकी से बातचीत की। आइए सुनते हैं इस बातचीत के प्रमुख अंश सामने। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। तो आपको पता ही है कि देश भर में क्या कुछ हो रहा है। इस सब के बीच राहुल गांधी ने खुददारी का सबूत देते हुए मोदी सरनेम मामले में माफी मांगने से इनकार कर दिया है। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वो किसी भी कीमत पर माफी नहीं मांगेंगे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके ये कहा है कि केस को रफा दफा असेस करने के लिए वो माफी नहीं मांगेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, उन्होंने यही कहा है कि भले ही वो ये चाहते हैं कि जो सजा है वो उनकी वो खत्म हो जाए, जो सांसद का दर्जा है उन्हें वो वापस मिल जाए, लेकिन इस सब के एवज में वो माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। तो साफ तौर पर राहुल गांधी ने ये कह दिया है कि जो उन्होंने बयान दिया है वो उस पर अडिग हैं और उससे वो हिलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनका ये मानना है कि उन्होंने उसमें कुछ भी गलत नहीं कहा था और वो माफी मांगने के लिए इस पूरे मामले पर तैयार नहीं है। कल इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, क्योंकि हम आपको बता दें कि सूरत की कोर्ट से राहुल गांधी को 2 साल की सजा, जो कि ऐसे मामलों में अधिकतम है, और उनके सांसद का दर्जा उनसे छीन लिया गया था। उसके बाद उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट का रुख किया था, वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली और उसके बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा था। ये पूरा मामला 2019 का है। कर्नाटक में राहुल गांधी ने यह कहा था कि मोदी सरनेम वाले सारे चोर क्यों होते हैं, ये उन्होंने कहा था, जिसको लेकर आपत्ति जताते हुए बीजेपी के ही एक एक्स मिनिस्टर और बीजेपी के गुजरात से एमएलए पुनेश मोदी ने शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद राहुल गांधी को इस मामले में 2 साल की सजा हुई थी और उनके सांसद का दर्जा भी उनसे छीन लिया गया था। तो अब इस पूरे मामले को पुनेश जोशी का कहना है कि ये अहंकार राहुल गांधी का दिखाता है कि वो इस मामले में माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। तो एक तरफ तो आप इस तरह की सियासत देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कहा है वो माफी नहीं मांगेंगे, तो दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोग, उच्चतम पदों पर बैठे हुए लोग, स्टेट्स के मिनिस्टर्स किस तरह के नफरत भरे बयान दिन रात देते हैं। आपको नहीं भूलना चाहिए देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश का ये नारा एक तरह से किसकी तरफ से दिया गया था, और अब ये आम है जहां कहीं भी नफरत भरी बातें की जाती है, शुरुआत इससे ही की जाती है। 80-20 की बात की गई थी, उसको आपको नहीं भूलना चाहिए। कब्रिस्तान शमशान का जो बयान दिया गया था उसको आपको नहीं भूलना चाहिए। और लगातार बीजेपी के उच्चतम पदों पर बैठे हुए लोग, सत्ता में उच्चतम पदों पर, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग किस तरह से खास तबके, खास कम्युनिटी के खिलाफ लगातार नफरत भरे अल्फाज, नफरत भरे बयान, नारों का इस्तेमाल करते हैं। और वहीं आप दूसरी तरफ ये भी देखिए कि धर्म संसद के नाम पर किस तरह से देश को बांटने की बात की जाती है, खास कम्युनिटी के कत्लेआम की बात कही जाती है। मोनू मानेसर जैसे असामाजिक तत्व जो हैं वो खुलेआम घूमते रहते हैं। 2 लोगों को जिंदा जलाए जाने का इल्जाम उस शख्स के ऊपर है, लेकिन वो खुला घूमता रहता है, नारेबाजी करता है खुले तौर पर। और अभी हरियाणा में जो कुछ हुआ, जिस तरह की नारेबाजी हुई, नोएडा से लेकर दिल्ली में कल जो कुछ हुआ, जिस तरह की नारेबाजी हुई खुले तौर पर, वो सब भी आप देख रहे हैं। लेकिन उससे किसी की भी जो इमोशंस हैं वो आहत नहीं होते हैं। लेकिन अगर राहुल गांधी इस तरह का बयान दे देते हैं तो उन्हें 2 साल की सजा हो जाती है और उनका सांसद का दर्जा भी उनसे छीन लिया जाता है। साफ तौर पर यह दिखाता है कि ये इंसाफ के ये 2 पैमाने किस तरह के हैं कि एक तरफ वो लोग हैं जो देश को बांटने की बात करते हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो देश में नफरत फैला रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं, खुले तौर पर घूम रहे हैं। और दूसरा, एक कटाक्ष के रूप में कही गई बात, मैं कंपैरिजन नहीं कर रही हूं क्योंकि इन दोनों चीजों का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है, मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल्स यहां पर दे रही हूं। और दूसरी तरफ कटाक्ष में कही गई बात, इलेक्शन के दौरान या इलेक्शन के मंच से कही गई बात को आप ये देखें कि किस तरह से लिया जाता है कि एक सांसद का दर्जा ही उससे छीन लिया जाता है और 2 साल की, जो कि ऐसे मामलों में अधिकतम सजा है, वो उनको दे दी जाती है। इस सब के सियासी मायने क्या हैं? इंडिया गठबंधन बना है, मोहब्बत की बात कही जा रही है, 26 दल एक साथ आ गए हैं।
राहुल गांधी का जो एक एटीट्यूड है, या जिस तरह से उनका ये जिस तरह का एटीट्यूड फिलहाल सामने आया है कि वो माफी नहीं मांगेंगे, और हर चीज पर वो सामने आकर, अगर कोई शख्स मोदी के सामने आकर खड़ा होता है और टक्कर देने के, एक तरह से हमें कहें कि आमने सामने पे कोई खड़ा है, तो राहुल गांधी के अलावा और कोई फिलहाल चेहरा नजर नहीं आता है। तो क्या आगे आने वाले दिनों में 5 राज्यों में चुनाव है, उसके बाद 2024 भी दूर नहीं है, ये तमाम चीजें राहुल गांधी को, इंडिया गठबंधन को कितना फायदा, कितना नुकसान पहुंचाने वाली है, इस सब पर हम चर्चा करेंगे। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं, जिनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ विनोद शर्मा जी, पॉलिटिकल एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स के, जुड़ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके साथ ही मेरे साथ शाहिद सिद्दीकी साहब हैं, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है, आरएलडी के सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप दोनों ही मेहमानों से बखूबी वाकिफ हैं। आपका भी शाहिद साहब बहुत बहुत इस्तकबाल, स्वागत मेरे प्रोग्राम में। शुरुआत विनोद जी मैं आपसे करना चाहूंगी। राहुल गांधी का ये कहना कि किसी भी कीमत पर वो माफी नहीं मांगेंगे, वो ये चाहते हैं कि उनकी सजा खत्म हो जाए, वो चाहते हैं कि सांसद का दर्जा उन्हें फिर से मिल जाए, लेकिन किसी भी कीमत पर माफी नहीं मांगेंगे, ये जो एक उनका एक एटीट्यूड है, या जिस तरह की उनका एक पूरी बॉडी लैंग्वेज आजकल नजर आ रही है, सियासी तौर पर उन्हें कितना फायदा पहुंचा सकती है? देखिए, अब सियासी फायदा क्या होता है तो इलेक्शन जब होंगे उनसे उससे पता चलेगा। लेकिन राहुल गांधी की जो स्टेटेड पोजीशन शुरू से है वो ये है कि भाई मैंने जो कहा है वो राजनीतिक चर्चा में कहा है, और उसने जो भाषा वहां इस्तेमाल की कि सारे चोर मोदी क्यों हैं, सारे मोदी चोर है, ये तो नहीं बोला उसने जी। अगर आप सिंटैक्स पे जाएं तो सारे चोर मोदी क्यों हैं ये पूछा, और उसके बाद माफी मांगने से इनकार कर दिया। शाहिद यहाँ बैठे हैं, शाहिद राजनीति में रहे हैं और ये जानते हैं मुझसे ज्यादा कि राजनीति में ये चर्चा अक्सर होती है, लेकिन उसको लिटिगेशन में तब्दील नहीं किया जाता। ये एक्सपर्टीज भारतीय जनता पार्टी और खासकर वो परिवार जो उसको समर्थन करता है, जिसका नाम संघ परिवार है, जब इंदिरा गांधी को उन्होंने डिस्क्वालीफाई करवाया थ्रू अ केस, तो उनकी समझ में वो इस निर्णय पर पहुंचे कि लिटिगेशन इज अ वैलिड इंस्ट्रूमेंटैलिटी इन पॉपुलर पॉलिटिक्स, और उसी के परसुएंस में आज के दिन आप अनेकों केसेस आप लाए जाते हैं लोगों के खिलाफ, कोई उनके खिलाफ कुछ बोल दे, डेफेमेशन का केस आ जाएगा। रही बात राहुल की, तो राहुल गांधी शुरू से ये देखिए, ये ऑफेंस कंपाउंडेबल है। अगर आप माफी मांग ले तो आप बरी हो जाते हैं, मामला खत्म हो जाता है। लेकिन उसने ये पोजीशन ली है कि मैं इसमें माफी नहीं मांगूंगा, मैंने जो कहा, जो सवाल पूछे वो कोई गलत सवाल नहीं थे उसकी नजर में। और दूसरा, ये एंटी डेफेमेशन कानून के इतिहास में पहली बार किसी को 2 बरस का जेल टर्म सुनाया गया है। इससे पहले ऐसा कोई इंस्टेंस नहीं है किसी केस में भी जहां पर 2 बरस का इम्प्रिजनमेंट सुनाया गया हो। और उसका मुख्य कारण ये भी है कि 2 बरस का ही वो लिमिट है जिसके बाद आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं ऑटोमेटिकली एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और जो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। मैं ये मानता हूं कि राहुल गांधी, मेरी कोई उससे बात नहीं हुई, लेकिन जहां तक मेरा आकलन है कि राहुल गांधी मुतमईन है आज के दिन कि अगर मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं भी हूं तब भी मैं मुस्तैदी से अपनी राजनीति कर सकता हूं। और वो शायद ये भी मानता है कि उस पार्लियामेंट में बैठने के लिए क्यों जाए जहां पर विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता। इस सबसे बड़ा मुद्दा जो आज विपक्ष का रूलिंग पार्टी के विरोध में है कि उनको बोलने नहीं दिया जाता। और वो जो चर्चा है वो आपके प्रोग्राम में हम आगे कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या आज के, देखिए, मैं जो आजकल देख रहा हूँ हाउस में होता हुआ, मैंने आज तक नहीं देखा। सवाल विपक्ष उठाता है और जवाब चेयर देती है, तो मैंने आज तक होता हुआ नहीं देखा। और ये परस्पर हो रहा है, अपर हाउस में तो परस्पर हो रहा है, और बड़ी बदकिस्मती है कि ये हो रहा है, क्योंकि इससे ना सिर्फ पार्लियामेंट की गरिमा गिरती है
बल्कि हमारे पूरे पार्लियामेंट्री सिस्टम की गरिमा देती है। मैं बड़ी इज्जत से ये बात कह रहा हूँ। मैं जो भी उस पद पे आसीन है उसकी अपार इज्जत करता हूँ, और उस इज्जत के ही चलते हम लोग ये कहने पे मजबूर होते हैं कि ऐसा ना हो, क्योंकि ऐसा होगा तो उस आसन की जो है उसकी लोगों की नजर में उसकी छवि गिरेगी। जी, शाहिद साहब मैं आपके पास आना चाहूंगी। शायद विनोद जी का फ्रेम वो हो गया है। मैं आपके पास आना चाहूंगी शाहिद साहब। कल हो सकता है इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो, और अगर सजा बरकरार रहती है या मानिए उनकी सजा कम भी हो जाती है, उन्हें फॉर एग्जाम्पल 1 महीने 2 महीने की अगर कोई उनको सजा होती है राहुल गांधी को, इंडिया गठबंधन का आरएलडी हिस्सा है, और आप ये देख रहे हैं कि हम जाहिर तौर पर तो ना कहें लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी उस गठबंधन का हिस्सा, उसका चेहरा बनते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से वो सीधे तौर पर सत्ता से मोदी से टक्कर लेते हुए नजर आते हैं हर मामले पर, तो लग रहा है कहीं ना कहीं वो एक तरह से चेहरा उसका बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप इसके सियासी मायने क्या समझ रहे हैं? देखिए, एक बात स्पष्ट है कि जो कुछ राहुल गांधी के मामले में जो फैसला हुआ है वो एक बहुत आश्चर्यजनक फैसला है, और एक तरह से प्रहार है भारतीय लोकतंत्र के ऊपर और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर, रूल ऑफ लॉ के ऊपर। क्योंकि कानून सबके, रूल ऑफ लॉ का बुनियादी मतलब ही यह है कि कानून सबके लिए बराबर है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक आदमी तो कहे गोली मारो सालों को, उसके खिलाफ कोई एक्शन ना हो, कहा जाए कि ये तो एक चुनावी जुमला है, और दूसरा आदमी कुछ भी ना कहे और एक बहुत क्वालिफाइड सी एक सादा सी बात कहे जो देश में हर आदमी कह रहा है कि भाई इतने मोदी हैं, ये जो जा रहे हैं भाग भाग के देश का पैसा लूट के, ये बहुत सारे मोदी क्यों हैं? ये बात देश में आम आदमी, सड़क पे चलता आदमी कह रहा है। तो इस बात को अगर राहुल गांधी ने कहा तो मैं नहीं समझता कि कोई किसी का जो है वो अपमान करना इसका मकसद था, लेकिन उसको बहाना बनाकर जिस तरह से फैसला हुआ है उससे एक प्रश्न चिन्ह भारतीय लोकतंत्र के ऊपर भी और भारतीय जो जुडिशरी है उसके ऊपर भी सवाल उठ गया है। तो पहली बात तो ये है। तो मैं समझता हूं कि, लेकिन इससे कोई राहुल गांधी को नुकसान नहीं हुआ, इससे राहुल गांधी को मैं समझता हूं कि फायदा हुआ है, क्योंकि आज जिस तरह से पार्लियामेंट चलाई जा रही है और जिस तरह से माइक बंद किए जा रहे हैं, जिस तरह आवाज दबाई जा रही है, जिस तरह कैमरे हटाए जा रहे हैं, वो पार्लियामेंट को आहिस्ता आहिस्ता, मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहूंगा, मैं पार्लियामेंट का मेंबर रह चुका हूं, मैंने बहुत करीब से देखा है एज अ पत्रकार भी और मेंबर की हैसियत से भी कि पार्लियामेंट किस तरह चलती है। तो आज जो है मोदी जी ने और उनकी जो पूरी पार्टी है उसने पार्लियामेंट को एक तरह से बिल्कुल बेकार कर दिया है, उसको एक तरह से निकम्मा कर दिया है, उसकी हैसियत को खत्म कर दिया है, जो कि बेहद शर्मनाक और अफसोसनाक है। और नतीजा यह है कि आज पार्लियामेंट में रहे राहुल गांधी या कोई भी, या बाहर रहे, असल लड़ाई जो है वो सड़कों पे होनी है। असल लड़ाई जो है भारतीय संविधान को बचाने की है, भारत को बचाने की है, और इसके लिए सबको इकट्ठा होकर चलना पड़ेगा। चेहरा जो भी हो, मैं नहीं जानता कि चेहरा कौन होगा, चेहरा कौन बनेगा, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि चेहरों की जरूरत नहीं रह जाती जब जनता जो है वो समझ जाती है कि सच्चाई क्या है। 1900 इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के खिलाफ जब लड़ाई हुई थी, मैं तो उसमें भी हिस्सेदार था, उस वक्त कोई चेहरे की जरूरत नहीं पड़ी थी। जब सरकारें बदली हैं, परिवर्तन आए हैं, तो उस वक्त चेहरों की जरूरत नहीं पड़ी है। और आज भी जमीन के ऊपर जो माहौल बन रहा है, उस माहौल में हर चेहरा महत्वपूर्ण है, और सारे चेहरे मिलकर ही इस लड़ाई को लड़ेंगे और इंडिया को बचाने की लड़ाई हम आगे लेकर जाएंगे। जी बिल्कुल। विनोद जी, हम जो पार्लियामेंट में जिसका आपने जिक्र किया, हम हर रोज जो देख रहे हैं कि विपक्ष को बोलने ही नहीं दिया जाता है। आपने वो भी देखा होगा कि ओम बिरला ने ये कहा कि विपक्ष शोर मचा रहे, संसद को चलने नहीं दे रहा, और जब तक ऐसा रहेगा मैं नहीं आऊंगा। दूसरी तरफ आप ये देखिए, जब अमित शाह वहां बोल रहे होते हैं, क्योंकि मणिपुर पर हमारे पीएम बोलने के लिए ही तैयार नहीं है, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया, उसके बावजूद भी अभी तक नहीं बोले हैं। सुनने में आ रहा है शायद 10 तारीख को वो पार्लियामेंट में बोलेंगे इस पूरे मामले को लेकर। प्लेकार्ड दिखाए जाते हैं, तो आप ये देखिए कि संसद टीवी की तरफ से अलग अलग तरह के फ्रेम्स बनाए जाते हैं, और वो फ्रेम जहां पर प्लेकार्ड दिखाए जा रहे हैं, जहां विपक्ष अपनी बात को रखने की कोशिश कर रहा है, वो हटा दिए जाते हैं। हर रोज हम ये देखते हैं कि विपक्ष के नेता बाहर आके शिकायत करते हैं
कि उनको बोलने ही नहीं दिया जाता है। संजय सिंह को आपने देखा कि किस तरह से उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। तो अगर विपक्ष का रोल ही खत्म हो जाएगा, ये लोकतंत्र है, यहाँ पर जितना सत्ता पक्ष जरूरी है उतना ही विपक्ष जरूरी है। अगर उनका रोल ही खत्म हो जाएगा तो जनता की आवाज कौन बनेगा? कहावत है कि स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन मेक्स द गवर्नमेंट स्ट्रॉन्गर, बेटर। शायद ये बात भूल गया आज का सब लोग। और ये जो आज के दिन आज का विपक्ष कर रहा है, ये सब तो इन्हीं से सीखा है भाई। सबसे लंबे समय जी। कौन था विपक्ष? भारतीय जनता पार्टी के ही लोग थे ना। 10 बरस जब यूपीए का राज था, उस वक्त प्रमुख चेहरे कौन थे? अटल जी थे। अटल जी तो खैर उस वक्त थोड़े से तंदुरुस्ती में नहीं थे, लेकिन आडवाणी थे, सुषमा स्वराज थी, अरुण जेटली थे। प्रखर वॉइसेस थी ऑपोजिशन की, और उनको बराबर फोकस में रहते थे वो। आज के दिन आप बात कर रही हैं कि लाइव कवरेज जो होती है दोनों हाउसेस की, जिसकी तरफ शाहिद ने भी इशारा किया, वो सिलेक्टिव कवरेज है। वो एक तरह से आप सेंसर्ड कवरेज भी बोल सकते हैं उसको। और ये सब इस नाम पे हो रहा है कि सदन की जो है उसकी जो इमेज है उसमें कमी आएगी, उसकी शान में कमी आएगी, इसलिए नहीं दिखा रहे हैं। और शोर नहीं मचाना चाहिए, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि हम चिंता में हैं कि नहीं उनके मसलों पे, क्या हम बातचीत कर रहे हैं कि नहीं। लेकिन ये जो वैलिड इंस्ट्रूमेंटलिटीज हैं डिसरप्शन की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, वो आप उसको कैसे मना कर सकते हो जब आपने स्वयं इस्तेमाल की है? भैया, आप कहते हैं कि एक सरनेम लेने से, जो कि कोई कास्ट नहीं है, एक सरनेम है, उससे किसी की बदनामी होगी। लेकिन इस बात से बदनामी नहीं हुई कि इंडिया तो इंडियन मुजाहिदीन में भी है, इंडिया तो पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया में भी है, इंडिया तो ईस्ट इंडिया कंपनी में भी था। वो जो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की बात किसने की थी? वो ना सिर्फ अपमान था उस व्यक्ति का जिसकी धर्मपत्नी के बारे में बात की जा रही थी, बल्कि उस महिला का भी अपमान था, और घोर अपमान था। और एक ऐसे तबके के द्वारा, एक ऐसी तंजीम के द्वारा जिसका कि नारा है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। देखिए, पॉपुलर परसेप्शन जो होती है ना, उसको बनाने में बीजेपी एक समय में बहुत प्रखर थी, लेकिन उसने उसके तरकश में जो तीर थे वो बार बार वही तीर चला रही है। और अब लोगों को धीरे धीरे समझ आ रहा है, कितना आया है समझ वो तो इलेक्शन में पता चलेगा, लेकिन अब जनता के मध्य में ये बातें शुरू हो गई हैं कि क्या ये जो कह रहे हैं ये सच है। और जो पार्लियामेंट में हो रहा है, देखिए, ये हमने स्पीकर्स देखे हैं, हमने चेयरमैन देखे हैं जो हाउसेस के, भैरव सिंह शेखावत देखे हैं, हामिद अंसारी साहब देखे हैं, सोमनाथ चटर्जी देखे हैं, रवि रे तक देखे हैं, उस जमाने से देखे हैं। देखिए, जो स्पीकर का ओहदा होता है वो वेस्टर्न डेमोक्रेसी में तो स्पीकर तो बिना कॉन्टेस्ट के इलेक्ट कर लिए जाते हैं, इसलिए कि उनकी अप्रोच जो है वो माना जाता है कि बाई पार्टीशन हो, और वो संरक्षक हैं पूरे सदन के, सिर्फ एक पार्टी के हित के नहीं है। मिसाल के तौर पे कल माननीय चेयरमैन साहब ने कहा कि मैं आज तक ये प्रेसिडेंट नहीं है, मैं प्रधानमंत्री को सदन में आने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। लेकिन प्रेसिडेंट तो बनते हैं, और अगर आप नहीं भी कर सकते थे तो इतने शब्दों में कहने की कोई जरूरत नहीं थी। आप सिर्फ ये कहते कि इसका कोई प्रेसिडेंट नहीं है, बस बात वहां खत्म कर देनी चाहिए। क्योंकि अगर आप ये सब कह रहे हैं तो आप क्या अपने पद की अपनी असेसमेंट जो है आपकी, उसकी लिमिटेशन जाहिर नहीं कर रहे हैं? क्या उसके चलते आपका ओहदा ऊंचा हो रहा है? क्या उसके चलते लोगों का विश्वास कम नहीं होगा सदन में? मेरा सवाल ये है, ये किसी व्यक्ति का सवाल नहीं है। और रही बात
डेमोक्रेसी में दो तरह की डेमोक्रेसी होती है आरफा। एक तो होती है पॉपुलर डेमोक्रेसी जिसमें लोग इलेक्शन जीत के आते हैं, और दूसरी होती है इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी जिसमें इंस्टीट्यूशंस को वो फ्रीडम होना चाहिए इस बात के चलते कि उनके पास वो इंस्टीट्यूशनल वेयरविथाल है जिसके चलते वो बखूबी फैसले ले सकते हैं। आजकल उन इंस्टीट्यूशंस का आप हाल देखिए। आपने हाल ही में कितना सक्रिय देखा है नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज को, आपने हाल ही में कितना सक्रिय देखा है नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन को, आपने ह्यूमन राइट्स कमीशन को कितना सक्रिय देखा है, आपने इंफॉर्मेशन कमीशन को कितना सक्रिय देखा है। दीज आर ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, बारिंग 1 और 2, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं। इनमें कितनी आपने फ्रीडम देखी, इनमें कितनी आपने बायपार्टीसन अप्रोच देखी? तो ये एक बड़ा प्रश्न है और इस सब पर डिबेट होनी चाहिए जैसे कि हम कर रहे हैं, लेकिन व्यापक स्तर पे इसकी डिबेट जरूरी है और लोगों को एजुकेट करना जरूरी है। और जब लोग एजुकेट कैसे होंगे? जब तक विपक्ष को सुनेंगे नहीं पूरी तरह से, जब तक कहानी का दूसरा पहलू जो विपक्ष दिखाता है वो सुनेंगे नहीं, तो उनका सही आकलन कैसे बैठेगा कि कौन सही बोल रहा है और कौन गलत बोल रहा है, और क्या बात जो मिडिल ग्राउंड है वो कौन सा अच्छा मिडिल ग्राउंड है। बिल्कुल। तो संसद में बोलने नहीं दिया जाता है, जो हमारा सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है वो विपक्ष की बात दिखाता नहीं है। वो रैलियां निकालें, वो चाहे भारत जोड़ो यात्रा पे निकलें, चाहे वो कुछ भी करें, वो तमाम चीजें दिखाई नहीं जाती हैं। तो जो विपक्ष का जो पक्ष है, ये वो अपनी बात जो रखना चाहते हैं वो जनता तक आकर जाएगी तो जाएगी कैसे? हम जैसे ही शायद कुछ प्लेटफॉर्म्स बचे हैं जिसको अल्टरनेटिव मीडिया कहा जाता है, मैं तो उसको मेन स्ट्रीम ही मानती हूं, क्योंकि हम जनता की बात हम जैसे चैनल्स ही उठा रहे हैं। तो सिर्फ यही एक ऑल्टरनेटिव बचा है लोगों के पास जहां आकर वो सुन सकते हैं कि आखिर विपक्ष कह क्या रहा है और आखिर किस तरह से वो अपनी बात को रख रहा है, किस तरह से जनता के मुद्दों को उठा रहा है। शाहिद साहब, आप एक ऐसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जो जाहिर सी बात है जाटों की राजनीति करती है। अभी हमने देखा हरियाणा में, नूह में हमने देखा कि क्या कुछ हो रहा है। अभी भी वहां पर स्थिति जो है बहुत अच्छी नहीं है और लगातार नोएडा से लेकर दिल्ली से लेकर तमाम तरह की जो रैलियां निकाली गई बजरंग दल की तरफ से, उसमें जो नारेबाजियां की गई, छोटे छोटे बच्चों को भी उसमें शामिल किया गया, वो सब हमने देखा। ऐसे में हरियाणा, क्योंकि अगले साल वहां पर स्टेट इलेक्शन होने जा रहे हैं, जाटों का ये कहना कि हम इस नफरत का हिस्सा नहीं है, लगातार हम ये देख रहे हैं कि उनके नेता सामने आकर ये कह रहे हैं कि हम इसका हिस्सा नहीं है, इस नफरत का, हम अपने मुसलमान भाइयों के साथ हैं, हमें इस सारी पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। क्या आपको लगता है कि आगे आने वाले वक्त में हरियाणा की खासतौर पर, क्योंकि वहां असेंबली इलेक्शन होने जा रहे हैं 2024 की अगर मैं बात करूं, तो एक ये बड़ा रोल निभा सकते हैं जिस तरह के बयान हमने हाल फिलहाल में देखे? देखिए, आपने एक बात कही थी कि क्या करें जब पार्लियामेंट में बोलने दिया जाए, मीडिया भी जो है खामोश कर दिया जाए। तो मैं आपसे कहूंगा कि फिर जनता के पास सीधे जाना चाहिए, जो राहुल गांधी भी कर रहे हैं, जो हमने भी किया था 2012 में जो दंगे हुए थे मुजफ्फरनगर में। उसके बाद मैंने और जयंत चौधरी ने मिलकर एक सामाजिक एकता मंच बनाया था और हम गांव-गांव गए थे और हम हिंदू गांव में जाके मुसलमानों को बुलाते थे, वहां उनकी मीटिंग करते थे। मुस्लिम गांव में जाके हम दूसरों को बुलाते थे। हम कोई जाटों की पार्टी नहीं है, लेकिन जाट भी एक बड़ा अहम हिस्सा है पश्चिम उत्तर प्रदेश का और हरियाणा का। तो उनके गांव में उनके बीच टकराव कराने की कोशिश की गई। भाजपा ने खेल खेला था, उस खेल को हमने नाकाम बनाया और आप देख लीजिए कि उसके बाद से आज तक भाजपा की, आरएसएस की, विश्व हिंदू परिषद की सारी कोशिशें नाकाम हो गई। तो ऐसे मौके पे नेताओं का भी फर्ज है कि वो ट्रेडिशनल रास्ता, आसान रास्ता ना ढूंढे। आजकल सबके पास आसान रास्ता हो गया कि टीवी चैनल पे जाके बैठ जाओ और बात कह दो और समझ लो कि हमने घर घर पहुंचा दी। नहीं सर, घर घर नहीं पहुंचती, ये दिलों में नहीं पहुंचती, दिलों में पहुंचती है, दिमाग में पहुंचती है जब आप उसके गांव में जाते हैं, जब आप उसके पास जाते हैं। तो वो काम हमने पहले भी किया था, आज भी कर रहे हैं। जयंत चौधरी और हम लोग मिलकर आज भी गांव गांव में हम लोग पहुंच रहे हैं और उस बात को कर रहे हैं। आप मीडिया उसको कवर नहीं कर रहा, इसका मतलब नहीं कि हम काम नहीं कर रहे हैं, हम जमीन पे काम कर रहे हैं और उसका असर सारी जगह पर है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी है, हरियाणा में भी है और आने वाले वक्त में चुनाव में देखेंगे कि हरियाणा में जो पिछड़े हैं, जो दबे हुए हैं, जो कुचले हैं, और हरियाणा में तो हाईजैक किया गया था चुनाव,
चुनाव को लूटा गया था भाजपा के जरिए, अपने पैसे के दाम के जरिए। भाजपा हार गई थी हरियाणा में पिछले बार भी, लेकिन उसको जो है चुनाव को उल्टा गया था। और इस बार जनता तैयार बैठी है उन्हें सबक सिखाने के लिए, पूरा सबक सिखाएगी जनता। वो अब कुछ भी कर लें, कितने दंगे करा लें, कितना हिंदू मुस्लिम कर लें, कितना विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का खेल खेल लें, वो नाकाम होने वाले हैं बुरी तरह से। और ये बात सिर्फ जाट की नहीं है, गुजर की नहीं है, बल्कि हर वर्ग, हर गरीब आदमी और हर जो सोचने वाला आदमी है, जिसके पास थोड़ा सा भी, जिसके पास सोचने की शक्ति है, वो आज तैयार बैठा है इनको सबक सिखाने के लिए। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे नेताओं से भी मैं कहना चाहूंगा, पार्टियों से भी कहना चाहूंगा कि घबराने की जरूरत नहीं है। अगर चैनल नहीं अवेलेबल तो चैनल पे मत जाइए, बिल्कुल मत जाइए, बाइकआउट कर दीजिए। मैंने तो पिछले 4 बरस से तमाम चैनलों का बाइकआउट कर रखा है। आपके यहाँ इसलिए आ गया हूं कि आप उस चैनल का, उस माफिया का हिस्सा नहीं है। मैं उसे गोदी मीडिया नहीं कहता, मैं उसे माफिया कहता हूं। मीडिया माफिया है वो, जिसमें पूरा एक सिस्टमैटिक तरीके से एक माफिया काम कर रहा है। और वहां पे मैंने जाना पिछले 4 बरस से बंद कर दिया, इसीलिए बंद कर दिया कि मैं जानता हूं कि वहां पर मेरी आवाज जो है वो ना तो गूंजने दी जाएगी और ना उठने दी जाएगी। और वहां जाके मैं उनको एक इज्जत दूंगा, क्रेडिबिलिटी दूंगा, तो मैं उनको क्रेडिबिलिटी देने को तैयार नहीं हूं। तो वही काम सारे लीडरों को करना होगा। सबको इनका बाइकआउट करना चाहिए, सबक सिखाना चाहिए और सड़कों पे आना चाहिए, जनता के बीच जाना चाहिए, वहां जाके भाषण करने चाहिए, रैलियां करनी चाहिए, जो पहले जेपी करते थे, राजनारायण करते थे, इंदिरा गांधी करती थी, संजय करते थे, दूसरे लोग करते थे। आज तक हिंदुस्तान की राजनीति कोई चैनलों के जरिए नहीं होती थी, टीवी के जरिए राजनीति नहीं होती थी। तो हम क्यों इतना ज्यादा उसके ऊपर समझें कि वही रास्ता है। और जब पार्लियामेंट के दरवाजे बंद कर दिए जाएं, जब पार्लियामेंट में माइक बंद कर दिए जाएं, तो फिर पार्लियामेंट का जो महत्व था, जो मकसद था पार्लियामेंट का, जनता का एक नुमाइंदा बनना, वो आपने खत्म कर दिया। इस तरह से आप सिर्फ अपोजिशन की आवाज बंद नहीं कर रहे, आप खुद अपनी आवाज को भी बेकार कर रहे हैं, क्योंकि जनता आपकी आवाज पे भरोसा नहीं करेगी। जनता उसी चैनल पे भरोसा करती है जहां पर बराबर के दो पक्ष जो हैं उनको मुकाबला करने की इजाजत दी जाती है। आज जनता को ऐसे का भरोसा नहीं है गोदी मीडिया के ऊपर, और आज जनता का जो भरोसा है पार्लियामेंट पर भी खत्म हो रहा है। बड़े दुख के साथ कहना चाहूंगा, और इसलिए खत्म हो रहा है कि ये सरकार जो है पार्लियामेंट को एक तरफा बना रही है। जो स्पीकर साहब बैठे हैं, मैं उनसे भी कहूंगा कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये आप किस तरीके से, आपका काम तो सबको सुरक्षा करना है, लोकतंत्र की सुरक्षा करना है। आप वहां जाके सिर्फ एक पार्टी विशेष के लिए काम कर रहे हैं, ये बड़ा खतरनाक है। हमने देखा है कि किस तरीके से अडवाणी जी को सुषमा जी कितना अटैक करती थी पार्लियामेंट के अंदर में, साथ था। हमने कितने वॉकआउट किए, कितने हमने हफ्तों पार्लियामेंट नहीं चलने दी। लेकिन इसका मतलब नहीं हुआ कि मनमोहन सिंह जी या दूसरे जमाने थे। वाजपेयी जी का मैंने जमाना देखा, वाजपेयी जी के जमाने में हम पूरा हमला करते थे, लेकिन कभी भी हमने नहीं देखा कि हमारी आवाज को रोकने की कोशिश की गई हो, हमारे पे माइक हटाया गया हो, कैमरा हटाया गया हो। बल्कि हमारी आवाज ज्यादा जोर से, जो उस वक्त टीवी था, जो चाहे राज्यसभा टीवी था, लोकसभा टीवी तो बाद में आई है, लेकिन उस वक्त जो कैमरा होता था वो ज्यादा फोकस करता था जब हम सरकार पे अटैक करते थे। ये नहीं कि हम पे से कैमरा हट जाता था। तो आज अगर ये हो रहा है तो स्पीकर की मर्जी के बगैर नहीं हो रहा है। और अगर स्पीकर की मर्जी है तो मैं स्पीकर के साथ बड़े अदब के साथ कहूंगा कि स्पीकर साहब, आप लोकतंत्र के रक्षक हैं, चौकीदार हैं। आप इस चौकीदारी से अगर भागेंगे तो मैं समझता हूं कि फिर चोर तो घुस आएंगे आप हमारे घर के अंदर, उन्हें घुसने से रोकिए। बिल्कुल शाहिद साहब, इन चीजों का आपने जिक्र किया। शायद अब सियासत जो है पूरी तरीके से बदल गई है। तब विपक्ष की इज्जत हुआ करती थी, उनके नेताओं को सुना जाता था। अब तो साम दाम दंड भेद की सियासत है। किसी भी तरीके से सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि इलेक्शन को जीता जाए और किसी भी तरीके के हथकंडे अपनाए जाएं, सारी सरकारी मशीनरी लगाई जाए, चाहे कुछ भी किया जाए, लेकिन सिर्फ वाहिद एक मकसद है कि किसी भी तरीके से इलेक्टोरल जो पॉलिटिक्स है उसका फायदा हासिल किया जाए। विनोद जी, सवाल मेरा ये है कि एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि नफरत जो है वो पूरे चरम पर है। मणिपुर से लेकर नूह का मामला, जयपुर मुंबई एक्सप्रेस, ये तमाम अभी हाल फिलहाल के एग्जाम्पल्स हैं। और हर रोज हम किसी ना किसी की लिंचिंग किसी ना किसी जगह पर सिर्फ उसके धर्म के नाम पर हम होते हुए देखते हैं। और जो नफरत जो डिजिटल पत्थरबाज हैं या जो डिजिटल नफरती हैं, वो एक अलग आर्मी है, उसको भी हम देखते आ रहे हैं। एक तरफ तो ये देखने के लिए मिल रहा है, ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर वो भी सियासत हो रही है, उसको लेकर भी फैसला आया। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि पार्टी संगठन में तारिक मंसूर और अब्दुल्ला कुट्टी जैसे लोगों को शामिल किया जाता है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि सांसद जो हैं वो मुस्लिम महिलाओं से राखी बंधवाएं। कहते हैं कि ये मानकर आप संतुष्ट ना हो जाएं अपने सांसदों से, खासतौर पर यूपी के जो सांसद हैं उनसे कहते हैं कि आप ये मानकर संतुष्ट ना हो जाएं कि
फिर राम मंदिर के नाम पर आपको वोट मिलेगा, आपको लोगों के बीच जाकर उनसे बात करनी पड़ेगी, तभी आपको वोट मिलेगा। तो ये दो चीजें अलग अलग बिल्कुल नजर आ रही है। एक तरफ कहीं ना कहीं घबराहट नजर आ रही है, कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि सियासी जमीन जो है वो खिसक रही है, लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें कि वो हथकंडे भी अपनाए जा रहे हैं जिसके लिए पार्टी जानी जाती है। देखिए, आपने अपने जीवन में बहुत से ऐसे पॉलिटिशियन देखे हैं, उनसे अच्छी जान पहचान भी रही है, जिनकी पेट का एक्सरे नहीं किया जा सकता था। ये आप बता नहीं सकते थे कि जो वो कह रहे हैं वो करना चाहते हैं कि नहीं। तो इसलिए हम इन बातों पे ना जाएं कि विश्वस्त सूत्रों के द्वारा एक प्रमुख नेता ने अपने लोगों को क्या कहा और क्या बात कही। ये भी आ जाता है कि विश्वस्त सूत्रों से वो लगातार नजर रखे हुए हैं जहां जहां हिंसा हो रही है। मतलब ऐसा लगता है कि कुछ नेता इस देश में ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह है वो। अगर अमेरिका में भी हैं तो उसके साथ साथ मणिपुर में भी हैं, और अगर अहमदाबाद में है तो उसके साथ साथ वो नू में भी है। देखिए, मेरी बात समझिए जी। डेमोक्रेसी को थ्रेट क्यों नजर आती है आज के दिन? हम कोई वी आर नॉट क्राइंग वुल्फ हियर। हमें क्यों लगता है कि हमारा लोकतंत्र खतरे में है? इसलिए है कि हमें कभी कभी ऐसा लगता है, और ये इंदिरा गांधी के टाइम में भी हमको लगता था कि इन्होंने, इस पार्टी ने, जो कि इंदिरा गांधी की गई गलतियों को एक्सप्लॉइट कर कर सत्ता के गलियारे में आई। पहले जनता पार्टी बन के आई, फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बन के आई, और उससे पहले संयुक्त विधायक दल बन के आई थी। ये लोगों ने इंदिरा जी की गलतियों से कुछ सबक नहीं सीखा। आज के दिन ये जो 26 पार्टियां इकट्ठी हुई हैं, इसका पूरा पूरा श्रेय जो है माननीय प्रधानमंत्री को जाता है। अब आप पूछिए क्यों जाता है? इसलिए जाता है कि राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई किया हुआ है पार्लियामेंट से, मनीष सिसोदिया जेल में, सत्येंद्र जैन जेल में, ममता दीदी का जो नेफ्यू है वो उस पर तहकीकात हो रही है, और जो केसीआर है उसकी बेटी पे तहकीकात हो रही है। तो ऐसा लगता है कि आज का सत्तारूढ़ दल, वो जो बेसिक एलिमेंट्स दैट मेक अप फॉर अ डेमोक्रेसी, लोगों के सामने चॉइस होनी चाहिए और कंपटीशन होना चाहिए विभिन्न दलों में जीत के लिए। दे वांट टू एलिमिनेट कंपटीशन, दे वांट टू डिनाई द पीपल ऑफ दिस कंट्री अ चॉइस। व्हाट इज लोकतंत्र? बिना चॉइस के क्या लोकतंत्र है? और बिना पॉलिटिकल रस्साकशी के क्या लोकतंत्र है? तो जब आप कंपटीशन एलिमिनेट करना चाहते हो कि किसी न किसी प्रक्रिया से इनको इलेक्शन प्रोसेस से बाहर कर दें, तो फिर जरूर है, निश्चित है कि सवाल उठेंगे और उसको जवाब देने पड़ेंगे। अब मणिपुर में देखिए, हमारी सरकार हमेशा कहती है कि कोई इंटरनेशनल ग्रुप रिलीजियस फ्रीडम वाला, स्टेट डिपार्टमेंट का भी हो अमेरिका के या ब्रिटिश लोग बोले, तो कहते हैं ये हमारा इंटरनल अफेयर है। ये जो मणिपुर का प्रकरण है, ये हाउस ऑफ कॉमन्स में डिस्कस हुआ। आप अब अंदाजा कीजिए कि जब वो हाउस ऑफ कॉमन्स में डिस्कस हो रहा है बुशरा, तो जो आपका मित्र प्रधानमंत्री है वहां पर, उसका क्या हाल हो रहा है? जो आपके साथ आलिंगन करता हुआ, हाथ मिलाता हुआ, मुस्कुराता हुआ नजर आता है टेलीविजन फ्रेम्स में, उसका क्या हालत होगी? उसके विरोधी जो है उसको किस तरह से निपट रहे होंगे? लेबर पार्टी कैसे निपट रही होगी उससे, या रिपब्लिकन्स कैसे? देखिए, आज के दिन हम लोग वी आर एबल टू गेट अवे विद इट बिकॉज वी हैव मार्केट टू लीवरेज। ये हमारी जो मार्केट है ना, उसको लीवरेज करके हम लोग इससे बच रहे हैं। लेकिन ये परस्पर चलता रहा तो फिर दिक्कत हो जाएगी और हम जवाबदेह होंगे। ह्यूमन राइट्स इज नॉट एन इंटरनल अफेयर ऑफ एनी कंट्री, वो ग्लोबल इशू है। उसी के दम पर हम सवाल पूछते हैं पाकिस्तान से कि हमारे हिंदू भाइयों को या सिख भाइयों के साथ जो आपका सलूक है उस पर जवाब दो। जो यूक्रेन में हो रहा है
वो एक बिसाइड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी, वो एक ह्यूमन राइट का भी सवाल है। लेकिन हमारे जो इदारे हैं, ह्यूमन राइट्स के इदारे, आपने देखा क्या किसी नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी को मणिपुर जाते हुए? वहां पर तो बहुत सारे गिरजाघर गिरा दिए गए हैं। कोई आपने बयान देखा? महिलाओं पे अत्याचार हुआ है तो उनकी नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की जो अध्यक्ष है, उन्होंने कहा हमने चिट्ठियां लिखी थी, चिट्ठी लिख दी थी, रुका डाल दिया था लेटर बॉक्स में। उसको आपने कितना परस्यू किया? देखिए, सरकार अगर आप कंट्रोल जरूर से ज्यादा करेंगे तो ये मुल्क जो है इतना डाइवर्स मुल्क है कि इसको एक व्यक्ति या एक दफ्तर नहीं चला सकता। ये गलती इंदिरा गांधी ने की थी और उसका मुआवजा उसको देना पड़ा। इंदिरा गांधी को इस देश ने एक ऐसे नेता से हरवा दिया, बड़े बड़े नेता थे, लेकिन देखने में वो इंदिरा गांधी के मुकाबले वो देखने में ही यूज्ड टू लुक लाइक अ कॉमिक। इंदिरा गांधी को हरवा दिया। ये नेटिव विजडम, भारत के लोगों का नेटिव विजडम। उससे डरो। उसको हरवाया, उसके बेटे को हरवाया, उसकी पार्टी को हरवाया और एक ऐसे ग्रुप को जितवाया जिसका कोई नेता नहीं था, जो कुछ ही दिनों में बन गई थी ये पार्टी। और वो उसमें इतने डाइवर्जेंट ग्रुप थे कि उसके बावजूद किसी ने सवाल नहीं उठाया, बिकॉज उस वक्त लोग इलेक्शन लड़ रहे थे इंदिरा गांधी के खिलाफ। दे वांटेड अ चॉइस। वो चॉइस जनता पार्टी जब बनी वो आ गई उसके सामने। अब आज के दिन किसी ने अपना नाम एक्रोनिम इंडिया रख दिया है तो आप इंडिया को ही लानत भेजना शुरू कर देंगे? ये कोई बात है भाई? ये कोई लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र नहीं है। इसको पंजाबी में कहते हैं धक्काशाही। बिल्कुल। शाहिद साहब, बहुत महत्वपूर्ण बातें अभी विनोद जी ने यहाँ पर रखी हैं। सवाल मेरा आपसे यह है, आप कह रहे थे कि लोगों के बीच में जाना पड़ेगा तभी कोई बात बनेगी। हमने देखा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 4000 किलोमीटर कश्मीर से कन्याकुमारी तक राहुल गांधी चले और अब फिर से खबरें हैं कि हो सकता है कि 15 अगस्त के बाद या सितंबर के शुरू में फिर से एक यात्रा निकाली जाएगी और फिर से जो तमाम स्टेट्स हैं वहां पर जाया जाएगा लोगों के बीच में। कभी हम देखते हैं वो आजादपुर मंडी पहुंचते हैं, कभी हम देखते हैं कि वो किसान महिलाएं हैं उनके साथ, जो किसान है उनके साथ धान बोते हुए नजर आते हैं, कभी वो करोल बाग की मार्केट में पहुंच जाते हैं, कभी किसी और जगह पहुंच जाते हैं। तो जनता के बीच वो जा रहे हैं और लगे रहा है कि अभी कुछ सालों से या कई कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि विपक्ष नैरेटिव सेट करता है और जो सत्ता पक्ष है वो इसका पीछा करता हुआ नजर आता है, उसे उसकी काट नहीं मिल रही है। और यही खींच है कि इंडिया नाम को आप इंडियन मुजाहिदीन, पीएफआई और आप दूसरे तमाम संगठनों से आप मिला रहे हैं। आपके खुद के अगर हम बायो देखें अगर ट्विटर का, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिखा हुआ है और तमाम तरह की आपकी पॉलिसीज और स्कीम्स हैं। तो आपको नहीं लगता कि फिलहाल नैरेटिव तो बदल रहा है, फिलहाल लोगों की समझ में आ रहा है और ये मोहब्बत की जो बात की गई है, भारत जोड़ो यात्रा की जो बात की गई है और आगे भी जो होने वाली है, इससे कहीं ना कहीं लोगों के बीच एक कड़ा मैसेज जा रहा है कि एक नेता है, एक ऑप्शन है जो लोगों के बीच जाकर उनका दर्द और दुख समझता है। जी, आपका तो सवाल आपको लग क्या रहा है? है कि आगे आने वाले दिनों में क्या आपको लगता है कि इसका फायदा जो चाहे इंडिया गठबंधन बना हो या फिर हम अगर सिर्फ कांग्रेस की बात करते हैं तो सीधे तौर पर देखने के लिए मिल सकता है और एक ऑल्टरनेटिव तैयार हो रहा है, जो उस क्वेश्चन का जवाब मिल रहा है जो बार बार पूछा जाता था, इफ नॉट मोदी देन हु? देखिए, एक तो मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं इस सवाल से। ये मीडिया ये सवाल उठाता है, जनता इस सवाल को समझती है। ये हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है कि जहां पर आप मोदी वर्सेस हु का सवाल उठाएं। कोई मोदी वर्सेस हु नहीं है। प्राइम मिनिस्टर जब वीपी सिंह खड़े हुए थे तो वीपी सिंह की क्या औकात थी? वीपी सिंह अपनी एक सीट नहीं जीत सकते थे और वो प्रधानमंत्री बने। देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री बने, उन्हें कौन जानता था कर्नाटक के बाहर? गुजराल साहब प्राइम मिनिस्टर बने। तो जब माहौल बनता है, जब लोग तैयार होते हैं और जब खुद जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो गलतियां करते हैं, आज फ्रस्ट्रेशन खुद मोदी जी का है, खुद बीजेपी का है। बीजेपी को अंदाजा हो रहा है कि वो गलतियां कर रहे हैं और सत्ता में रहने के बाद जो उन्होंने किया है, जिस तरह जनता को
धोखा देते रहे, उसका नतीजा निकलने वाला है। तो वो नतीजा कहीं राहुल गांधी की मदद से निकलेगा, कहीं ममता बनर्जी की मदद से निकलेगा। अगर आप चाहेंगे सिर्फ ममता बनर्जी को पूरे हिंदुस्तान पे थोपे तो मैं समझता हूं गलत होगा। अगर आप इसको ही बार बार कहेंगे सिर्फ राहुल गांधी होंगे तो मैं समझता हूं कि वो कोई फायदे वाली बात, देश की एकता की बात आप नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमें ये देखना पड़ेगा कि ये देश बड़ा डाइवर्स है और हमें सबको साथ लेकर चलना है। जो गलती इंदिरा गांधी ने की थी वो गलती आज मोदी कर रहे हैं कि सिर्फ मैं, और अगर यही गलती अपोजिशन में भी कोई करेगा कि सिर्फ मैं, तो फिर वो अपोजिशन भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। कलेक्टिव लीडरशिप होती है और कलेक्टिव लीडरशिप भी हमेशा देश को आगे लेके जाती है। पंडित नेहरू ने कलेक्टिव लीडरशिप बनाई थी। पंडित नेहरू कभी मैं करके नहीं चले थे और नतीजा ये था कि हिंदुस्तान को इतने बुरे हालात से वो निकाल के आए थे। खुद अटल जी ने कलेक्टिव लीडरशिप बना के रखी, जिसकी वजह से वो 28 पार्टियों का जो उनका अलायंस था उसको इतनी कामयाबी से अटल जी ने चलाया था। मैं अटल जी का कोई समर्थक नहीं हूं, लेकिन अटल जी ने जिस तरह से अपनी कोलिशन को चलाया था उसकी वजह ये थी कि वो अडवाणी जी को भी साथ लेके चल रहे थे और ठाकरे को भी साथ लेके चल रहे थे। वो यहाँ तक कि ममता बनर्जी भी उनकी हुकूमत का हिस्सा रही थी। उनकी हुकूमत में सबको जगह मिली थी और उन्होंने फिर डॉक्टर अब्दुल कलाम को प्रेसिडेंट भी बनाया था। तो वो जानते थे कि ये अलग अलग सोसाइटी के लोगों को, पॉलिटिकल लोगों को, पार्टी के लोगों को साथ लेके चलना है। और जो समझता है कि सिर्फ मुझे चलना है, सिर्फ मैं ही फेस हूं, सिर्फ मैं ही चेहरा हूं या मुझे चेहरा मानो नहीं तो फिर नहीं चल सकते, तो वो बहुत आगे नहीं ले जा सकता। इसलिए आज चाहे मोदी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, कोई भी हो, एक चेहरा नहीं लेके चलेगा। हमें इस देश में डाइवर्सिटी को इज्जत देके आगे बढ़ना है और तभी इस देश की एकता को हम बना के चल सकते हैं। आज मणिपुर में जो हो रहा है या जो हरियाणा में हो रहा है वो इसी डाइवर्सिटी खतरे में है। खतरे में जो है वो कोई मुसलमान या सिख या ईसाई खतरे में नहीं है। इस देश की जो डाइवर्सिटी है, जो इसकी ताकत है, हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारी ताकत रही है, हमारी कमजोरी नहीं रही। तो इस बात को हमारे मीडिया को भी समझना पड़ेगा। मीडिया भी जो है मुझे लगता है कि कहीं बहक जाता है और वो एक नैरेटिव पे चल पड़ता है, जबकि नैरेटिव हमारा बुनियादी जो हमारे संविधान का नैरेटिव है, जो हमारे लोग पूरे राष्ट्रीय आंदोलन का नैरेटिव है, फ्रीडम मूवमेंट का, वो नैरेटिव यूनिटी इन डाइवर्सिटी का नैरेटिव है। महात्मा गांधी की सोच यूनिटी इन डाइवर्सिटी की सोच है। तो उसको अगर हम लेकर चलेंगे तो देश आगे चलेगा, और अगर हम उस पर हमला करेंगे तो देश खतरे में पड़ेगा। पार्लियामेंट आज मोदी जी को जो खतरा है वो इसलिए नहीं है कि कोई राहुल गांधी पैदल यात्रा कर रहे हैं, वो इसलिए है कि उन्होंने खुद उस यूनिटी को खतरे में डाल दिया है, उस डाइवर्सिटी को खतरे में डाल दिया है जो हिंदुस्तान की बुनियाद है। और जब वो हिंदुस्तान पे हमला कर रहे हैं, जब वो इंडिया पे खतरा बन रहे हैं, तो इंडिया उठ के खड़ा हो गया है। आज जो इंडिया खड़ा हुआ है वो इसलिए खड़ा हुआ है कि इंडिया के ऊपर आज खतरा बन गया है और इंडिया को बचाने के लिए जनता आगे आ रही है और जनता आएगी। और मैं मानता हूं इस देश की जनता ही इंडिया को बचाएगी। ये कोई एक नेता मैं कहूं मेरा नेता बचा लेगा या आपका नेता बचा लेगा, नहीं। इस देश की जनता जो है बहुत समझदार है। मैंने उस वक्त 77 का इलेक्शन देखा है। मैं गया था, अमेठी भी गया था, रायबरेली भी गया था। मैंने देखा था कि वहां पे खामोशी से कोई कैंपेन नहीं था और राजनारायण जैसा मामूली लीडर जो है वो जो है उसने इंदिरा गांधी को हराया था, और संजय गांधी जिसको समझते थे कोई हरा नहीं सकता, उनको किस तरह से हराया था, सफाया हो गया था। वो मैंने सफाया देखा था बगैर किसी पार्टी के, बगैर किसी आंदोलन के, बगैर किसी चीज के, क्योंकि जनता ने समझ लिया था क्या करना है। और आज जनता को ये बात समझ में आ रही है, उसका नतीजा आप देखेंगे। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, बेस है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये हमारे मुल्क का, और इसको किसी भी तरीके से डिनाई नहीं किया जा सकता है। राहुल गांधी के नाम लेने का ये मतलब नहीं। राहुल गांधी की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि साफ तौर पर अभी भी नजर आता है कि अगर कोई सीधे तौर पर टक्कर दे रहा है, कोई चेहरा बन रहा है तो राहुल गांधी है। जी शाहिद साहब, आप ये देखिए, मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि अगर हम फिलहाल ये देखते हैं, इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता है कि अगर अभी भी कोई बीजेपी के बाद अगर कोई बिगेस्ट नेशनल पार्टी है तो वो कांग्रेस ही है। बाकी तमाम दल जो साथ में आए हैं 26, वो नेशनल पार्टीज नहीं, बल्कि उनका एक रीजनल उनका अपना आधार है और वो पार्टी तमाम सामने आई। बहस कर लेंगे, उस पर अलग बहस हो जाएगी। जी, आज मेरा मानना है कि आज कोई भी नेशनल पार्टी नहीं है, बीजेपी भी नेशनल पार्टी नहीं है। बीजेपी मल्टी रीजनल पार्टी है, कांग्रेस भी मल्टी रीजनल पार्टी है। आज कोई नेशनल पार्टी हिंदुस्तान में नहीं है। लेफ्ट भी मल्टी रीजनल है, बीजेपी भी मल्टी रीजनल है। बीजेपी नॉर्थ के कुछ स्टेट्स और वेस्ट के कुछ स्टेट्स को छोड़ के नहीं है, तो इसलिए बीजेपी को नेशनल पार्टी समझना गलत है।
और इस तरह कांग्रेस जो है वो भी ग्रेजुअली क्या हो रहा है कि मल्टी रीजनल पार्टी बन गई है। इस पे एक अलग बहस हो सकती है, क्योंकि मैं थोड़ा सा ओके यूनिवर्सिटी में पढ़ाता भी रहा हूँ हमारे संविधान को, सिस्टम को, तो उस पे अलग से हम एकेडमिक बहस कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त तो बात यह है कि हमें वो राहुल गांधी लीड कर लें या नीतीश कुमार लीड कर लें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो बड़ी छोटी सी पार्टी हैं, हम सबके पीछे चलने को तैयार हैं हम तो। लेकिन असल बात हमारी ये है कि लड़ाई जो ईमानदारी से लड़ेगा हम उसके साथ चलेंगे। जी विनोद जी, आप किस तरह से इसको देख रहे हैं? भारत जोड़ो यात्रा अगर एक 4000 कदम 4000 किलोमीटर जो है वो चले हैं और उसके बाद फिर से अब बात हो रही है आइडियोलॉजिकल जो है बैटल, एक तरह से एक लड़ाई जो है वो साफ तौर पर देखने के मिल रही है। एक तरफ मोहब्बत की बात है, जोड़ने की बात है, दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि नफरत की जो है वो बयार बह रही है। और उनकी सियासत का बेस क्या है, 9.5 साल में ये बखूबी देखने के लिए मिल गया है। उच्चतम पदों में बैठे उनके नेता किस तरह के बयान देते हैं वो भी सब पता है। और तमाम ये जो संगठन है जो सड़कों पे आकर नफरत कर फैलाते हैं, इनको किसका संरक्षण प्राप्त है ये भी बताने की जरूरत नहीं है। आप इस सबको किस तरह से देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है देश में एक ऑल्टरनेटिव तैयार हो रहा है? देखिए, मैं आपको एक बड़ी बात सिंपली समझा देता हूं। आपने बार बार पूछा राहुल गांधी चाहिए है। देखिए, एक बार आडवाणी जी बहुत कम ऐसी बात करते थे जिससे मैं एग्री करता था। तो कहते थे कि इलेक्शन में चेहरा प्रोजेक्ट करना बड़ा जरूरी होता है, बिकॉज हमारे यहाँ इलिटरेसी इतनी है कि कभी कभी चेहरे विचार के प्रतीक होते हैं, तो चेहरा प्रोजेक्ट करना जरूरी होता है। और मैं आज के संदर्भ में आपको बताता हूं कि जिस तरह से कोई किसी भी टेलीविजन चैनल का डेस्टिनेशन फेस होता है, उसका एंकर 1-2 जिनका प्रोग्राम देखने के लिए जनता वहां जाती है, या कॉलमनिस्ट अखबारों में होते हैं जिनकी फोटो छपती है, वो डेस्टिनेशन फेसेस होते हैं। राहुल गांधी एट बेस्ट इज अ डेस्टिनेशन फेस ऑफ द इंडिया अलायंस एंड द कांग्रेस। राहुल गांधी प्रधानमंत्री इस देश का नहीं बनना चाहता, उसकी प्रायोरिटी नहीं है, उसने फ्रंट लोड नहीं किया हुआ उस इश्यू को। और ये खारगे ने बोला मीटिंग में, ऑल पार्टी जो मीटिंग हुई थी 26 पार्टियों की, कि हम लोग प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है। देखिए, कभी कभी यू हैव टू यील्ड एन इंच टू स्कोर अ माइल लेटर। ये लड़ाई का भी नियम यही होता है। और आज के दिन मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी मुतमईन है इस बात से कि इट हैज टू यील्ड एन इंच टू स्कोर अ माइल लेटर। और उसकी अहमियत क्या है कांग्रेस पार्टी? देखिए बुशरा, कोई भी अलायंस नहीं चलती जब तक उसका कोर स्ट्रॉन्ग नहीं होता। आप मेरी बात समझिए, नेशनल फ्रंट क्यों नहीं चला? जी, क्योंकि उसका कोर जो है वो चरमरा गया, कोर टूट गया, तो चंद्रशेखर जी आ गए। उसके बाद यूनाइटेड फ्रंट जो था उसका भी कोर छोटा था, लेकिन उसको बाहर से कांग्रेस की सपोर्ट थी। यूपीए क्यों लंबा चला? इसलिए कि उसका कोर बड़ा था और उसकी अप्रोच आज की भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले इंक्लूसिव थी। वहां पर शरद पवार अहमियत रखता था उस यूपीए सरकार में, जो अहमियत उनको नहीं दी गई उनकी पार्टी को। जो और जैसे कि बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे, अब इनकी ये जो अलायंस में थे अकाली दल और उद्धव ठाकरे, ये क्यों छोड़ के गए? वो इसलिए छोड़ के गए हैं कि उनको वो अहमियत नहीं दी गई जो वो अपेक्षा करते थे। उद्धव ठाकरे को तो उनकी जो दो मिनिस्ट्रीज दी या एक मिनिस्ट्री दी, इनसिग्निफिकेंट मिनिस्ट्रीज दी। अकाली दल के पास क्या था? फूड प्रोसेसिंग था। और वो आपके सबसे पुराने अलायंस पार्टनर थे। मुझे याद है कि जब आडवाणी जी ने अलायंस का डिसीजन लिया, जब चरम सीमा पे राजीव गांधी की पार्टी थी, तो हम लोगों ने उनको बटन होल कर लिया। हमने कहा ये आप क्यों, ये जो शिवसेना है इट्स अ रिएक्शनरी पार्टी। हमने जान के लुम्पन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, उस जमाने में यही इमेज थी। तो कहते हैं कि इससे वो यूं दिखा के बोलते हैं उंगली करके कि इससे हमारा हिंदुत्व एज शार्पन होगा इनके आने से। तो उन्होंने एक्सपीडियंट अलायंसेस किए और वो एक्सपीडियंसी सही थी। और ये जो इंडिया वाली एक्सपीडियंसी है, ये एक्सपीडियंट
फॉर्मेशन है, ये इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि दे आर नॉट ऑल ऑन द सेम पेज। पर एक इश्यू पे एक ही पेज पे है कि लोकतंत्र अगर हम इकट्ठे नहीं होंगे तो इस देश में नहीं बचेगा। इधर वी हैंग टुगेदर और वी शैल बी हैंग सेपरेटली। ये इस बात से मुतमईन कर दिया बीजेपी के कार्यकलाप ने इन लोगों के। तो पूरा श्रेय इंडिया का। अरे बीजेपी इज द मैन्युफैक्चरर, इज द कंसीवर ऑफ इंडिया, आई वुड से, जिस तरह से उन्होंने किया। लेकिन और जो इंडिया अलायंस है, ये इंडिया अलायंस इज अ नैरेटिव इन इटसेल्फ, द वर्ड इंडिया, बिकॉज दे आर सेइंग वी आर द रियल इंडिया, द इंडिया दे आर प्रोजेक्टिंग। वो भारत नहीं है हमारा, ये भारत देश नहीं मेरा, भारत देश हम है। इंडिया वर्सेस मोदी। हाँ, इंडिया तो वो नैरेटिव है, शायद इट्स अ नैरेटिव इन इटसेल्फ। और जिसका भी आइडिया था, एक्सीलेंट आइडिया है, और ये उस पे लागू कर दिया गया है जो कि एक्रोनिम्स का एक्सपर्ट माना जाता है। हर चीज उसने एक्रोनिम बना के किया है, एडिट्रिशियंस, एक्रोनिम्स। देखिए, एक्रोनिम आसानी से समझ में आ जाता है जनता को, और ये समझा दिया विपक्ष ने जनता को, और ये लोग इकट्ठे रहेंगे। ये मेरी बात आप सुन लीजिए, ये तितर बितर नहीं होंगे, और इनको पता है कि इनकी एम्बिशंस को लिमिट में रखना पड़ेगा। और बीजेपी को याद रखना चाहिए, राजनीति में विरोध होता है, होता रहा है, माजी में भी होता रहा है, आगे भी होता रहेगा, लेकिन देयर आर ऑलवेज लिमिट्स टू द एस्केलेशन। ये जो लिमिट्स ऑफ एस्केलेशन है ना, बढ़ाना, कितना बढ़ाना है विरोध को, कितना उसको तीखा करना है, वो भूल गए बीजेपी वाले लोग। वो याद रहती थी अटल जी को, वो याद रहती थी अडवाणी जी को, जो विपक्ष की राजनीति से निकल के आए थे, और उनको इस बात के, उस दर्द का एहसास था कि विपक्ष का दर्द क्या होता है। बिल्कुल, मोदी जी तो कभी विपक्ष में बैठे ही नहीं, मोदी जी विपक्ष में कभी बैठे ही नहीं, तो शायद उनको जी, ये मोदी जी पे व्यक्तिगत चर्चा नहीं है। मोदी जी देखिए, लाइफ पॉलिटिक्स, द ओनली कांस्टेंट इन पॉलिटिक्स इज चेंज। तो कोई भी नेता परमानेंट नहीं होता, और हम मोदी जी पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। हाँ, उनके कॉन्टेक्स्ट में, उनकी सरकार के कॉन्टेक्स्ट में हम चर्चा कर रहे हैं, और ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। और मैं एज अ पॉलिसी, मैं किसी भी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को व्यक्तिगत तौर पे नहीं क्रिटिसाइज करता, लेकिन ऑन पॉलिसी ये मेरा राइट है कि मैं क्वेश्चन करूं हर सरकार को। ये मेरा दायित्व है बाहर से पत्रकार, और ये विपक्ष का भी दायित्व है। देखिए, विपक्ष का दायित्व है, और मीडिया जो था, अगर मीडिया नहीं होता साथ जनता पार्टी के जमाने में, जनता भाई हीरो कौन बने, इमरजेंसी में पत्रकार हीरो बने ना। और इंदिरा गांधी के खिलाफ लिखकर अरुण शौरी इतना बड़ा जर्नलिस्ट बना, याद है आपको? उसकी खबर का हेडलाइन था, इंदिरा गांधी एज कॉमर्स, जो बनाया था इंदिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान अंतुलय ने, उससे बड़ा इतना बड़ा नेता बना था ना वो। तो बात यह है कि यू हैव टू अफोर्ड रूम एंड स्पेस, और अगर आपके देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो यू हैव टू हैव अ फ्री प्रेस। बिना फ्री प्रेस के फ्रीडम ऑफ स्पीच कोई मतलब नहीं रखता। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी और शाहिद साहब। आई नो वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, लेकिन वक्त की कमी है, और बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस अहम चर्चा में हिस्सा बनने के लिए, और आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो इस चर्चा का हिस्सा बने। लाइव हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हुए थे, उन तमाम लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाहिर सी बात है, कल का दिन बेहद अहम है ये देखने के लिए कि राहुल गांधी ने जो खुददारी से ये बोला है कि वो माफी नहीं मांगेंगे, और इस कीमत पर नहीं मांगेंगे कि उनकी सजा कम हो जाए या उनकी सांसद का जो पद है उन्हें वापस मिल जाए। उन्होंने कहा, जो उन्होंने कहा है वो उस पर अडिग है, वो किसी भी तरह से माफी नहीं मांगेंगे। कल देखना है जब इस मामले पर सुनवाई होगी तो क्या कुछ होगा, और जो फैसला आता है उसके बाद सियासत किस करवट बदलती है, ये भी देखना बेहद बेहद महत्वपूर्ण होगा। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब